नाज़रीन, ये है रेड लाइन। हम में से बहुत सारे तजिया निगारों ने अक्सर ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है जिसको हम कहते हैं जुडिशल कू। हम में से किसी ने भी बहरहाल इसकी तफसीलात बयान करने की कभी कोशिश नहीं की। जब भी कोशिश की तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज बहरहाल ये मुश्किल हमारी ख़त्म होगी। हमें पता चल गया कि जुडिशल क्यू की सूरत क्या होती है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच ये अपने ऊपर इख्तियार ले लेता है कि उसने वफाकी हुकूमत के बिहाफ पर क्या क्या फ़ैसले करने हैं और उसको हिदायत क्या देनी है। उसने जो पंजाब के अंदर इंटरिम हुकूमत लगी हुई है, केयरटेकर हुकूमत, उसके बिहाफ पर क्या क्या फ़ैसले करने हैं। उसने इलेक्शन कमीशन को क्या क्या अहकामात सादर करने हैं। उसने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से कैसे कैसे काम निकलवाने हैं, कितने कितने बंदे कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय करने हैं और कितने पैसे कहाँ से निकलवाने हैं, किस किस दिन इलेक्शन के मामलात किस तरीके से तय होंगे, कागजात नामजदगी कब जाएंगे, आखिरी रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से जो स्क्रूटनीज़ है वो कब मुकम्मल होंगी और इंतखाबात कब होंगे। लेकिन उसके जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में लंदन में कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत के उस रद्द-ए-अमल से दो हाथ आगे जाने का फ़ैसला किया जो हुकूमत ने अपनी तरफ से दिया रद्द-ए-अमल। वो रद्द-ए-अमल ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते क्योंकि ये अक़लियती जजमेंट है और इस पटिशन को 4 जज साहबान पहले ही फ़ारिग कर चुके हैं। तो जब पटिशन ही फ़ारिग हो गई है तो ये फ़ैसला भी ज़ाहिर है नाफिजुल अमल नहीं होगा, ये नाकस फ़ैसला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहरहाल चाहते हैं कि वो जज साहबान जिन्होंने ये फ़ैसला तहरीर किया है उनका रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा जाए। उनका ये मानना है ये बुनियादी तौर पर इमरान खान को ताकत में लाने के लिए एक वारदात की गई है। वो जजेस के एहतसाब की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जजेस के एहतसाब और हुकूमत के इस स्टैंस के ऊपर हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब से। उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बता दें कि हुकूमत एहतसाब के नाम पर क्या अपने लिए एक और अजाब खड़ा कर रही है या वाक़तन एहतसाब की गुंजाइश बनती है। याद रहे कि जस्टिस बंदयाल की जो कोर्ट है ये जगानगत का शिकार नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी फिशर्स आपको नज़र आती हैं। अंदर से मेजॉरिटी की ओपिनियन सामने आ रही है कि जैसे बेंच बन रहे हैं, जैसे बेंच टूट रहे हैं, जैसे फ़ैसले किए जा रहे हैं और फ़ैसले तब्दील किए जा रहे हैं, वो नाकाबिले कबूल है। तो क्या हुकूमत इन मामलात के पेश नज़र एहतसाब कर पाएगी? इसके ऊपर हम कानूनी माहिरीन की राय आपके सामने रखेंगे। लेकिन खुर्रम साहब से हम बात का आगाज़ करते हैं। खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम। हम तो आपकी हुकूमत का ये फ़ैसला डाइजेस्ट करने में लगे हुए थे कि आप अदालत के इस फ़ैसले को नहीं मानते क्योंकि अक़लियती फ़ैसला है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपके लिए बार और ऊंचा कर दिया है। आपके कायद हैं, आपने यकीनन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। लेकिन नाज़रीन की सहूलत के लिए और अपने सवाल का सयाक व सबाक बनाने के लिए मुझे ज़रा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ये साउंड चाहिए जो आप भी सुनिए और सवाल के लिए हम एक माहौल भी बनाते हैं। जी, ये फैसला नहीं है, वन मैन शो है। मैं समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। आज का जो फैसला है ये इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। हम हमें मैसेज देते हैं जी कि हम जजेस पर जो तनकीद होती है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ये मुज़ाहिर नकवी साहब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आप, जो आपके दाएं बैठा हुआ है। इस तरह के करप्ट जजेस की जब आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर आप इदारे का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? इसमें चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब वो भी, और इसमें जो एजाजुल आज़म साहब है वो भी, दोनों वो जजेस हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए, मेरे खिलाफ फैसले दिए हैं। आज मेरे हक में फैसले क्यों देंगे? सीधी बात है। ये 2 लोग यानी कि मेरे खिलाफ बिल्कुल वो जालिमाना फैसलों का हिस्सा है। ये खुर्रम साहब, आपकी हुकूमत ने इस फैसले को ललकारा, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो लंदन से बैठ के रानी तोप दाग दी। ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाक़तन आप जजेस के एहतसाब की तरफ मामले को ले जा रहे हैं? जी, मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद की हैसियत से मुस्लिम लीग नून का जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वो दे दिया है। और ये मौक़िफ़ जो है कल शहबाज शरीफ जो इस कोalition के इस वक्त सरबराह हैं वो कल तमाम इत्तेहादी कायदीन के सामने रखेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने ये उनका नुक्ता नज़र है कि इन जजों का एहतसाब होना चाहिए और इनका जो मिसकॉन्डक्ट है इस केस में ख़ास तौर पे जहाँ
एक वाज़े तौर पर रिकॉर्ड की ख़राबी हुई है, एक वाज़े तौर पर शफाफियत को ख़त्म किया गया है। और ये इबहाम कि ये 4-3 का फ़ैसला है या 3-2 का फ़ैसला है, हमें बार बार सुनाया जाता है कि जी 5 जजों ने दस्तखत किए थे, लेकिन अभी तक वो 1 मार्च का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आ सका, अदालत में भी पेश नहीं हो सका। तो लिहाजा एक तो ये मिसकॉन्डक्ट है। उससे पहले भी एक बड़ी तवील फहरिस्त है जो पेश की जा सकती है, जो पिछले साल मौसम गर्मा में जो पंजाब के अंदर 63A को दोबारा लिखा गया और एक ऐसे फैसले किए गए जिसमें यक जुम्बश कलम जो है सुप्रीम कोर्ट ने 23 मेंबरान सूबाई असेंबली को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनके वोट नल कर दिए। तो वो ये सारे इश्यूज जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर ये भी एक बहुत बड़ी एक मिसकॉन्डक्ट है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पुराना मुकदमा भी खोला है। उन्होंने जिस तफसील के साथ बताया कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन से जिस तरह मामला का आगाज़ हुआ, उन्होंने जज साहिबान के बाकायदा नाम लिए, एजाजुल हसन साहब जो हैं उनको उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उनके मुकदमे की इन्फोर्समेंट और उसको 6 माह के अंदर मुकम्मल करने की जो जिम्मेदारी थी उनको सौंपी गई। बंदयाल साहब के बारे में बताया कि किस तरह वो उस बेंच का हिस्सा थे, और वो एक तफसील बता रहे हैं। बुनियादी तौर पर वे कह रहे हैं कि फ़ैसलों का नाक़िस होना अपनी जगह पर, लेकिन एक बहुत ही गहरा तासुब है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ है, और इस फैसले के बाद इन बुनियादों पर उनका एहतसाब होना चाहिए। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जी, उनकी राय बिल्कुल साइब है। ये बहुत नाहक और गैर मुनसिफाना फैसले थे जिसमें पहले नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया एक ऐसे मामले पे जो उस पटिशन का हिस्सा ही नहीं था जिसकी समाअत हो रही थी। उसके बाद जो उसका रिव्यू हुआ वो और भी उससे ख़राब फैसला लिखा गया। फिर जब नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाया गया वो एक और गैर मुनसिफाना फैसला था और गैर आईनी फैसला था। फिर आपके नाजरीन को मैं याद कराऊं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो इंतखाबात थे मार्च 18 में, हमारे जो उम्मीदवार थे उनसे अदालत ने ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने शेर का निशान ले लिया, जो हमारी पार्टी का इंतखाबी निशान है। उससे कहा जी आप इसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इस तरह की एक बड़ी तवील लिस्ट है। लेकिन बहरहाल ये जो मामला है ये कल तमाम इत्तेहादी कायदीन के सामने रखा जाएगा, और अगर हमें ये अगर तवक्को है कि अगर वो इसको इंडोर्स करते हैं तो फिर हुकूमत उस पर पेशरफ्त करेगी। लेकिन एक मसला ये है आपकी जमात के लिए और हुकूमत के लिए कि इसी अदालत के फ़ैसलों को आप सपोर्ट भी करते रहे हैं। यही अदालत रात को भी खुली थी और इमरान खान के जो गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात हैं उनको गैर कानूनी और गैर आइनी उन्होंने डिक्लेयर किया, और उसके बाद आपकी हुकूमत के लाने के लिए रास्ता हमवार हुआ आइनी तौर पर। तो आप जब नाज़रीन की याद दहानी करवाते हैं तो फिर नाज़रीन को वो भी फ़ैसले याद आएंगे जो इन्हीं अदालतों के ज़रिए हुए, जिसके नतीजे में आपकी हुकूमत बनी। अगर वो फ़ैसले ना होते तो आपकी हुकूमत शायद ना बन पाती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप दोनों को रिकनसाइल कैसे करेंगे? एहतसाब भी है और दूसरी तरफ प्रेज़ भी है आपके खाते में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने सवाल पूछा हूँ कि ये सवाल जो मौजूदा इस वक्त शोरिश है और कंट्रोवर्सी है उसके दिल पे जाता है। ये सवाल इस वक्त जो फैसला हुआ है उसकी बुनियाद में ये है कि क्या चीफ जस्टिस को अकेले सुओ मोटो नोटिस लेने का इख्तियार है या नहीं है। 4 जजों ने कहा कि नहीं है। लिहाजा वो जो पूरा केस है उसका जो फैसला है उसके फैसले जो मुज़मरात हैं, हमारी ये राय है कि वो मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है। जो जिसका आप हवाला दे रहे हैं पिछले साल अप्रैल में, अगर आप उसकी थोड़ी सी तारीख अपने नाजरीन को बताएं कि उस वक्त 13 में से एक जब वो गैर आइनी सूरत हाल पैदा हुई 13 जज सुप्रीम कोर्ट के इकट्ठे हुए, जो फुल कोर्ट उस वक्त अवेलेबल था। 13 में से 11 ने कहा कि ये सुओ मोटो बनता है। यानी एक बहुत वाज़े अक्सरियत थी, तकरीबन मुकम्मल अक्सरियत थी जिसने ये कहा कि ये सुओ मोटो बनता है। तो लिहाजा उन 11 जजों की कंसेंट के बाद जो कोर्ट ने अपनी मीटिंग में हासिल की, फिर वो सुओ मोटो लिया गया। तो लिहाजा यहाँ भी हम तो यही मुस्तकिल तौर पे मुतालबा कर रहे हैं कि बजाय ये कि जजों के ऊपर कोई इतराज़ किया जाए या इंडिविजुअल्स को हम उन पर बहस करें, उनके कॉन्डक्ट पर बहस करें,
ये सबसे शफाफ तरीका था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इस केस के आगाज में ही जिस तरह हमने इस्तदा की थी उसी तरह या तो 13 जजों को बुलाते, जितने भी 13 हैं या इस वक्त 15 हैं, उनको बुलाते, उनसे राय लेते कि जी सुओ मोटो बनता है या नहीं बनता, और अगर वो कहते हैं उनकी अक्सरियत ये कहते हैं कि हाँ जी बनता है तो केस में एक लेजिटिमेसी आ जाती। यहाँ तो इशू ये है जिसकी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इशारा किया कि ये अब एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट बन चुका है। इट इज ए इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट जो कि जिसने सियासत के अंदर इस तरह कदम रख के, और जिस तरह हमने देखा इस कार्रवाई में पिछले 4 दिन कि असद उमर साहब को तो बोलने की इजाजत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन 3 बड़ी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है जिसके 161 अरकान उसकी वजह तो ये थी ना कि आपकी तरफ से एलामिया एक जारी किया गया था, एक दिन पहले ये जारी किया गया था कि आप इस अदालत का बायकाट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपकी जमातों की नुमाइंदगी के ऊपर सवालिया निशान था, जिसके ऊपर जज साहबान ने यह भी कहा कि आप पहले हमें बताएं कि आपने बायकाट किया है नहीं किया, इस वजह से आप को रोस्ट्रम नहीं मिला था उस दिन। नहीं, देखिए प्रॉपराइटी यही थी कि अगर हम, फिर वही बात आ गई ना कि जी क्या अदालत के चलाने के जो मामलात हैं उसके अंदर वो शफाफियत है। अगर कोर्ट के ऊपर उसी तरह आइन नाफिज है ना, आर्टिकल 10A ये कहता है कि सबको, पाकिस्तान के शहरियों को, हुकूमत को फेयर ट्रायल का हक हासिल है, और ये फेयर ट्रायल जो है ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है प्रोवाइड करना, जो उन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं किया। इस पूरे केस की जो कानूनी हैसियत के मामले में, हमारा नुक्ता नजर सुनने के मामले में उन्होंने हमें वो फेयर ट्रायल प्रोवाइड नहीं किया, और यही वजह है कि हम आज जो फातिहा का दिन था कि जहां हम शहीद जुल्फिकार भुट्टो की फातिहा भी पढ़ रहे हैं, तो आज हमने अदल की फातिहा भी पढ़ी है और साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट को पैदा होते हुए देखा है। जरा ये बताइएगा, अब आपका मकसद ये भी है कि एज वी स्पीक और कल जब नया सूरज तलू होगा तब भी, और जब कोर्ट लगेगी तब भी, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो मौजूदा चीफ जस्टिस ही रहेंगे। उनके जो बेंच के ऑर्डर हैं, आपने तो कह दिया कि आप उनको नहीं मानते, लेकिन उनकी आईनी और कानूनी हैसियत जो है आपके नाम मानने की वजह से ज़ायल नहीं हो जाती। आप भले उनको इन्फोर्स ना होने दें, लेकिन वो ऑर्डर मौजूद है वहाँ पर। अब बुनियादी तौर पर बादी नज़र में तो आप यू आर इन क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। वो उन्होंने ऑर्डर पास किया, आपने आज कह दिया जी कि हम मानते नहीं हैं क्योंकि ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जाहिर है इसके बाद तो आपको कंटेम्प्ट के नोटिस जारी करेंगे। क्या आप इसी कोर्ट के पास किसी किस्म की रिव्यू पिटिशन लेके जाएंगे? लेकिन रिव्यू पिटिशन ले जाना भी बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल होगी, जिस फैसले को आप मानते ही नहीं हैं उसके लिए रिव्यू पिटिशन आप क्यों साइन करेंगे? तो आपके लिए कोई आसान रास्ता नहीं है कल या परसों? जी नहीं, देखिए अवाम की हाकमियत का रास्ता कभी आसान नहीं था। हम नज़िया ज़रूरत से लड़े अवाम के हक़ हाकमियत के लिए, हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप से लड़े, हम दहशतगर्दी से लड़े, और अब हम इस साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। तो लिहाजा ये तो रास्ता कभी भी आसान नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी याद कराना है कि आइन का इब्तदाइया ये कहता है कि अल्लाह ताला के बाद इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। वहाँ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं है, जिस आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि उन्होंने बैक वक्त आके इंतजामिया के इख्तियारात भी अपने ले लिए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी अपनी तरफ खींचे हैं, उन्होंने खजाना के इख्तियारात भी खींचे हैं, उन्होंने दिफा के इख्तियारात भी खींचे हैं। तो इसीलिए ये जो इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट की इस्तिलाह जो है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तेमाल की थी वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट सियासत में इतनी गहराई में मुदाखलत करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो साख है और उसकी जो आईनी और कानूनी मेरे ख्याल में हमारे सिग्नल में कुछ आ गया। नाज़रीन, हम बात मजीद करेंगे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब से। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। तस्वीर चलेगी लेकिन आवाज़ अभी भी मौजूद है। खुर्रम साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। आप ज़ाहिर है बहुत सिनारियोज को प्ले आउट करते हैं अपनी फील्ड के अंदर, तो इस सिनारियो को प्ले आउट कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट विल होल्ड द एंटायर गवर्नमेंट इन कंटेम्प्ट। काबीना की तरफ से ये अंदिया आया है कि आपने इस फैसले को नहीं मानना। आपकी पूरी हुकूमत जो है वो फारिग हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, मुतलका मिनिस्ट्रीज़ के जो मेंबरान हैं ब्यूरोक्रेट समेत, अगर वो भी इस हिदायत के ताबे काम करते हैं जो हुकूमत की तरफ से जारी की गई, वो भी इसी फंदे में आ जाएंगे। बहुत बड़ा रिस्क है ये। जी रिस्क तो है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ये रिस्क हुकूमत लेने का पिछले साल उसका मकसद ही ये था कि 2018 में जिस किस्म की भयानक मुदाखलत इलेक्शन के
अमल में पहले अदलिया से शुरू हुई, फिर दूसरे इदारों ने की, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, उस तरह का एक जहरीला इलेक्शन जिसके मुज़मरात आज तक चल रहे हैं, वो हम पाकिस्तान दोबारा उसका मुताबिल नहीं हो सकता। तो अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमें ये जिद्दोजहद करनी है एक इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर, तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है कि आइन और कानून और पार्लियामान मौजूद है, उसके जरिए को रास्ता निकल सकता है। क्योंकि देखिए ना, इलेक्शन एक्ट जो है उसका सेक्शन 69 है, वो ये कहता है वाज़े तौर पे कि भी कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात एक ही दिन में होंगे, और उसका ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी वजह से इलेक्शन नहीं करवा सकता तो वो तारीख को आगे कर सकता है। हमारे पास आर्टिकल 254 भी मौजूद है, वो ये कहता है कि अगर कोई आईनी अमल वक्त पर नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो वक्त पर नहीं हुआ, उसे गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। अगर तो कानून का, आइन का रास्ता हमारे सामने मौजूद है, हम उसको चाहेंगे कि हम उस पर चलें, पार्लियामान के जरिए चलें और आगे बढ़ें। लेकिन ये जो तरीकेकार है कि सिर्फ 3 जजेस जो हैं जिनकी जानिबदारी के ऊपर अब बड़े वाज़े जो झुकाव, एक पूरा रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हो गया है अब 70 से ज्यादा केसेस का, वो मामला हो सकता है वहां तक जाए कि हमें ये रेफरेंसेस फाइल करने पड़े। लेकिन उससे पहले भी, बल्कि इस सब का, जिस तरह मैं दोहरा रहा हूं अपने आप को, कि चीफ जस्टिस के पास एक बड़ा वाज़े और शफाफ हल मौजूद है कि बजाय ये कि ये सारा तनाव हो हुकूमत के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कदा कलामी होती है। आपने इस प्रोग्राम में इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट, साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सुल्तानी सुप्रीम कोर्ट का तर्जमा भी कर सकते हैं, चले साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट, तअस्सुब की बात, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वाज़े पैगाम, इन तमाम बातों के पेश नज़र इंतखाबात 14 को हो, 15 को हो, जून, जुलाई, अगस्त में हो, जब तक इस सुप्रीम कोर्ट का साम्राज्यपन मौजूद है जो आपने वाज़े अंदाज से बयान किया, आपकी नज़र में आपको शफाफ इंतखाबात नहीं मिल सकते। तो असल इशू तो डेट का नहीं है, असल इशू तो फिर इन 3 जजेस का हुआ ना, कि नहीं? जी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट जो इस पर इसरार कर रहा है कि नहीं जी 224(2) के तहत आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहां से अथॉरिटी है कि वो जो इंतखाबात 12 अप्रैल को होने थे वो उठाकर उसको 34 दिन आगे ले गए और वो 15 मई तक ले गए? वो कौन सी अथॉरिटी इस्तेमाल की गई है? वो वही 254 बिल आखिर आएगी। तो ये इशू बड़ा खुलकर सामने आ गया है कि एक ऐसा कोर्ट जो सियासत के मामलात में कंसिस्टेंटली एक साइड को फेवर कर रहा है, कंसिस्टेंटली जो आइन और कानून है उससे हटकर वो फैसले दे रहे हैं। और मैं उसमें 63A का जो फैसला था पिछले मौसम गर्मा का, वो बड़ा भयानक फैसला था। अगर वो इस तरह एक मुस्तकिल एक झुकाव कर रहे हैं तो फिर ये इशू है कि क्या एक जुडिशरी, ऐसी जुडिशरी जो हर मामले में एक लाडले के लिए इंटरवीन कर रही है, उसकी मौजूदगी में इस तरह क्या वो फ्री फेयर मुदाखलत से पाक इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ये बड़ा वाज़ेह सवाल है। आपके पास इस सवाल का जवाब क्या है? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जी हम तो समझते हैं कि इसका बेहतरीन हल यही है कि जो इलेक्शन कमीशन ने हो सकते हैं या नहीं हो सकते? जी नहीं हो सकते। हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल, अगर इस तरह की इंटरवेंशन होंगी सुओ मोटो के नतीजे में और 3-4 को 3-2 करके जबरदस्ती जो है इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात छीने जाएंगे, इंतजामिया के इख्तियारात छीने जाएंगे, तो फिर मामला तो खराब से खराब और होगा। और जिस किस्म का हम पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर सकते। आई हैव टू लीव इट देयर। खुर्रम साहब आपको हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, जब सहाफ़ियों पर बंदिश होती थी तो हम अक्सर नारे लगाते थे, बल्कि थे क्या, अब भी नारे लगाते हैं कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। अब हुकूमत की तरफ से ये आवाज़ आई है कि हम नहीं मानते जुल्म के ये फ़ैसले, कम से कम उनकी नज़र में ये ज़ालिमाना फ़ैसला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बार बहुत ऊँची कर दी है और उन्होंने तो जजेस के एहतसाब की बात की है। मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नो लेस, उन्होंने ये कहा है कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। कल PDM की जमातों के सामने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये मुतालबा रखा जाएगा कि इन जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया है उनके एहतसाब का बंदोबस्त भी किया जाए। कहना आसान है,
करना मुश्किल है। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? दो बेहतरीन कानूनी दिमाग हमारे पास मौजूद हैं, हैदर वहीद साहब और अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसी प्रोग्राम के दौरान हमें अमानुल्लाह किरवानी साहब भी ज्वाइन करेंगे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ हैदर वहीद साहब कि ये हुकूमत का फैसला कि हमने इसको नहीं मानना, इसकी प्राइम इम्प्लीकेशन क्या है हुकूमत के लिए? देखिए, पहले तो तलत साहब ये हमें समझना पड़ेगा कि ये महज ये सिर्फ ना कि इसको मुस्तरद करते हैं और इसको हम नहीं मानेंगे, ये नाकाफी होगा। हमें कोई हुकूमत को कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अगर वो महज ये कहते हैं हम नहीं मानते तो वो तो फिर एनार्की की तरफ बात है। फिर तो मैं भी जो है कोई कानून नहीं मानूंगा और मैं तो किसी अदालत किसी चीज को नहीं मानूंगा। कोई भी पाकिस्तान का सिटीजन पर आजाद है ये कहने में कि कोई पाकिस्तान में कानून और आइन नहीं है। तो ये नहीं होगा मेरे ख्याल से कि वो बस ये कह के छोड़ देंगे। लिहाजा अब हमें एक्सप्लोर करना होगा कि उनके पास क्या कानूनी रास्ते, बेशक के वो बहुत ठोस ना हो या बहुत ज्यादा जो है वो डेमोक्रेटिक ना हो, बट वो क्या वो रास्ते हैं जो अपना सकते हैं। एक तो अपील जो है, वो जो नई कानून साजी है उसमें अपील का प्रोविजन है। अगर तो ये कानून साजी कंप्लीट हो जाती है तो यही वाला फैसला जो आज आया है ये अपील होगा और फिर वो वाली बेंच जो है वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ही सिर्फ नहीं बल्कि टॉप 3 जजेस बनाएंगे और वो लार्जर बेंच होगी और ये 3 जज जिन्होंने इसका फैसला किया है वो इस अपील में नहीं शामिल होंगे। तो लिहाजा एक एवेन्यू तो इस वक्त क्योंकि जब तक वो कलअदम नहीं किया जाता कानून, तो फिर ये तो नहीं आप कह सकते कि ये एवेन्यू जो है वो नहीं होगी हुकूमत के पास, क्योंकि ई फ्लक्स आ गया अभी। अगर प्रेसिडेंट ना भी साइन करें दिस विल बिकम लॉ, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि ये आगे जब कानून बनेगा तो ये अपील का प्रोविजन एक्सरसाइज या हुकूमत करेगी। अब क्या ये कानून बनने से पहले प्रीएम्प्ट हो सकता है? एक तरीका ये है कि अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दें प्रेसिडेंट साहब और एक बाइंडिंग ओपिनियन लें सुप्रीम कोर्ट से कि आया कि उनको ये साइन भी करना चाहिए या नहीं, और वो ओपिनियन आ जाए कि नहीं ये तो गैर आईनी है, तो उस सूरत में जो है वो सैबोटाज हो सकता है ये कानून। दूसरी सूरत में अगर जैसे ये कानून आता है अगर पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट चली जाए तो फिर बेंच की तश्कील जो है वो 3 जज सुप्रीम कोर्ट के नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, और अगर वहां से सस्पेंड हो जाता है लॉ तो फिर अपील की बात चली जाती है। रिव्यू का प्रोविजन अभी भी मौजूद है लेकिन वो तो सेम जजेस के सामने जाता है, 99% डिसमिस ही होता है। ठीक है। और इन सर्कमस्टांसेस में तो मैं 100% ही कहूंगा कि डिसमिस होगा। फिर जो है वो ड्रैकोनियन ऑप्शंस हैं कि रेफरेंसेस फाइल कर दें जजेस के खिलाफ, म्यूटनी सुप्रीम कोर्ट में इंसाइट उस पे वही सब मैं 1 मिनट में आता हूं, उस पे जरा आता हूं। आपने जो बात की मैं वही मोइज़ के पास लेके जाना चाहूंगा और किरवानी साहब को मैं खुशामदीद कहूंगा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो मोइज़, ये तो बड़ी गुलाम गर्दिशें हैं इसके अंदर भूल भुलैयाँ हैं, ये आसान रास्ता नहीं है, ये दाएं बाएं आगे पीछे। लेकिन जो स्टैंस हुकूमत ने लिया है वो बड़ा वाज़ेह स्टैंस ले लिया है, जो पॉलिटिकल स्टैंस है। अब इसको लीगली सपोर्ट करने के लिए उनको कितना तड़ या मसल दिखाना होगा? शुक्रिया तलत साहब, आपने मौका दिया। सर देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरह का ये ऑर्डर है और जितना कॉम्प्रहेंसिव है, तो अगर उसको कानून की ऐनक से देखें तो इसके अंदर गुंजाइश बहुत कम, मेरी नज़र में तो नामुमकिन है। वो फेडरेशन को बारहा बतरतीब जो है डायरेक्शंस देता है, साथ साथ के निगरान हुकूमत पंजाब को बतरतीब डायरेक्शंस देता है, तमाम बाकी इदारों को, महकमों को जो अपने आप को इदारे कहते हैं उन सबको बतरतीब कहता है कि आपका फ़र्ज है इन नीड ऑफ सिविल पावर इलेक्शन कमीशन का हाथ बटाना। इलेक्शन कमीशन को कहता है कि अगर ये उज़र आपके सामने वापस रखे गए तो आप हमारे पास आएंगे, कब तक वापस आएंगे। फेडरेशन को कहता है कि आप ये पैसे इलेक्शन कमीशन ने उनके सामने कहे थे रिलीज करेंगे, वो आप रिलीज करेंगे। अब रह जाती है बात कि फिर आप कौन सा उज़र पैदा करेंगे, क्योंकि सारे तो आपने अपने पत्ते खेल लिए थे, वो जो आपने 20-22 एक्सक्यूजेस इलेक्शन कमीशन के थ्रू सामने लाए थे जिसकी वजह से 6 माह के लिए मुलतवी किए थे इलेक्शंस। तो अब आप क्या करेंगे अदर देन एनार्की, अदर देन हेड ऑन कोलिजन। और हेड ऑन कोलिजन की इस हुकूमत के अंदर मेरी अब ये सियासी तज्जिया है कि इस हुकूमत की साख नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं और ये बड़ी बड़ी बातें पॉसिबल इस कानून के कानूनी इस फैसले के कानूनी जायजे से नहीं बल्कि इस फैसले के सियासी जायजे से फिर सामने आती हैं कि ये क्यों की जा रही हैं। और वो इसलिए कि 3 जजेस, अगर ये बहुत बेहतर होता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये खलीज है जिसको ये हुकूमत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, अगर इसको पुर करने की तरफ कदम बढ़ाया जाता और आज 9 मेंबर्स बैठ के ये फैसला देते तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल नहीं था 9 मेंबर्स की तरफ से ये फैसला लेना। चले वो तो अब हो गया ना, अब वो तो दैट्स अ गिवन, अब तो फैसला आ गया, जो इम्कानात थे वो अब ज़ाहिर ख़त्म हो गए, वो फैसला आ गया। लेकिन आपके ख्याल में हुकूमत के पास कोई तड़ नहीं है
और जो फैसला है उसके अंदर गुंजाइश नहीं है। करवानी साहब, ये फरमाइएगा क्या वाकईतन आज जो बेंच की तरफ से फैसला आया उसमें हुकूमत की तरफ से ना करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, और अगर करेंगे तो हेड ऑन कोल्यूजन होगा? इसके ऊपर फरमाइएगा जरा। मैं आज आपको एक्सक्लूसिव जो बात बताऊंगा इंशाल्लाह मैं उसको साबित भी करूंगा, और मेरे सामने वो दोनों किताबें भी मौजूद हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और दूसरा मैनुअल ऑफ इलेक्शन 2017 वो भी मेरे सामने मौजूद है, और मैं इसी जहन के साथ बैठा हूँ जो आज इसको मैं ब्रेक करूँ, अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो सबसे पहले जनाब बदकिस्मती ये है कि हम टीवी चैनल्स पर बोलते हैं, पढ़ते नहीं है, देखते नहीं, कोई माइंड अप्लाई नहीं करता है। तो आप अगर आर्टिकल 218 का सब आर्टिकल 3 पढ़ें, नोट करके पढ़ें, बाद में पढ़ें बेशक, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात में कोई जो है मुदाखलत नहीं कर सकता है, कोई लॉ कोई कानून। जब आपने कहा ना आपके अभी साथी ने कि लॉ का दर्जा अख्तियार कर गया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, होता भी यही है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ का दर्जा अख्तियार करता है। तो वो जो है मिना करता है कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो इलेक्शन कमीशन के पावर्स को कर्टेल करे, उसके जो इंडिपेंडेंस को अब्रिज करे। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ अगर आप इजाजत दें, नहीं तो मेरी बात ये आप मान लें। जी, गो अहेड। जी पढ़ के सुनो। जी जी फरमाइए, पढ़िए। हाँ जी देखें, तो जब आप ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ है तो वो लॉ के अंदर इसकी मना किया गया है कि ऐसा लॉ नहीं बन सकता है। नंबर 1 मेरे पास 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। पहले आप 218(3) पे जाइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ है तो लॉ का जवाब आपको मैं दे रहा हूं जनाब। ये 218(3), it shall be the duty of the election commission to organize the conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election schedule is conducted honestly, justly, fairly, in accordance with law, and that corrupt practice are guarded against. तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होगी जो मैंने पढ़े, मुझे तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। अब आप आ जाएं 222 पे, 222 पे, 222 की कंटिन्यूशन में 222 का F। अब आगे ये वाजे करके देता हूं, ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना था, अब उसने क्या करना है? ऑल अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू हाउसेस आर अदर नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू हाउसेस, द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। बट अब ये कदगन लग रहा है, पाबंदी लग रहा है, मना किया जा रहा है, रुकावट खड़ा किया जा रहा है। बट नो सच लॉ हैव द इफेक्ट ऑफ द टेकिंग अवे और अब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और द इलेक्शन कमीशन अंडर दिस पार्ट। अगर जनाब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ है, इस जजमेंट को आर्टिकल 222 का सब आर्टिकल F रोकता है, बिल्कुल इसके ऊपर कदगन लगाता है। आपसे मैं एक सवाल पूछ लूं, तीसरे नुक्ते में जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछ लूं। जी जी करानी साहब, आपसे एक सवाल पूछ लूं, ये फरमाइएगा कि आपकी और मेरी तशरीह ज़ाहिर है उसमें बड़ा फ़र्क है। आप तीनों जो है कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप साइटेशंस दे रहे हैं। हमारी बहस से तो ये फैसला होना नहीं। ये फोरम कौन सा होगा जहां पर ये मामला तय होगा? ये कौन तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है वो हुक्म जो है वो नाक़िस है और वो काबिल अमल नहीं है? ये कौन फैसला करेगा आपकी नज़र में? इसका क्विकली जवाब दीजिए। अभी बताता हूँ सर। गुजारिश है, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी दानिश में नहीं कर रहा हूँ। ये अगर फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का अगर आपको याद हो, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सामने उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा जी आपको पावर ही नहीं है हमारे अंदर मुदाखलत करने का। ये अगर आपको रिकॉर्ड याद हो, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बेंच के सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह सकते हैं फखरुद्दीन जी इब्राहिम मरहूम की तरह कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते क्योंकि फलां शिक्की वायलेट कर। आप ये फरमा रहे हैं खुद ये फैसला नहीं? इसका बिल्कुल ये कह सकता हूं। और दूसरी बात, अगली बात जो आपने कहा ये कौन करेगा, कौन सा फोरम करेगा, इस पर तो सब मुत्तफिक हैं। ट्रैकोटोमी ऑफ पावर है, 3 सतून रियासत के, पार्लियामेंट, अदलिया, मुकन्ना, और पार्लियामेंट माँ है सबकी, सब पार्लियामेंट से होकर आए, क्रिएट हुए। अब आपको पार्लियामेंट का अख्तियार बताता हूँ, आप जाएं सर। अभी रुक जाइए, मुझे आपका नुक्ता, आपका इसी नुक्ते को लेके जाना वहीद साहब के पास। 1 मिनट रुक जाइए, पार्लियामेंट में अभी आते हैं। तो जरा वहीद साहब इसके ऊपर फरमाइएगा कि ये तो इलेक्शन कमीशन आज खुद
कनरानी साहब की तशरीह के मुताबिक इसको नॉकआउट कर सकता है। वो कहता है जी आपका इख्तियार ही नहीं है, आपने किस तरह मुझे डायरेक्शन दी है। देखें, बसद एहतराम बात यह कि जब आप एक आइनी इदारा होते हैं तो आप एक हायर पेडेस्टल पे ज़रूर होते हैं, और ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कोई कानून साजी नहीं हो सकती जो आपके आइनी इख्तियारात आइन ने दिए हैं, उनकी नफ़ी में कोई कानून साजी तो नहीं हो सकती। लेकिन आइनी इदारे का ये मतलब नहीं है कि आप मावरा आइन हैं या आप कोई ऑर्डर ऐसा पास कर सकते हैं जो आइन की शिकों के मुतरादिफ हो, या अगर आइन कहता है कि विद इन नो लेटर देन 90 डेज कोई चीज़ करनी है और आप जाके 190 कह दें, तो ऐसा नहीं है। उसमें ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट फिर मुदाखलत कर सकती है कि आपने अगर आइन तोड़ा है या कोई आर्टिकल की पासदारी नहीं की है। तो इवन दो आप एक आइनी इदारा हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप आइन तोड़ सकते हैं। ये ज़रूर है कि एक पेडेस्टल पे हैं आप, और आप, मैं 19-20 की बात में मुदाखलत नहीं करूंगा, कंडक्ट इलेक्शन आपने करवाना है, तो छोटी मोटी बातों में तो नहीं होगी मुदाखलत। लेकिन आइन का आर्टिकल अगर सुप्रीम कोर्ट समझेगा कि मजरू हो रहा है, तो आइनी इदारे का ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मुदाखलत कर सकता। ये हैदर साहब, अगर मैं नुक्ता एक यहाँ पर उठा पाऊँ, आप ही किस बात में इजाफा करते हुए अपनी समझ के लिए, फिर मोइज़ के पास भी मैं जाऊँगा, वो ये कि मोहतरम जज साहिबान ने, इस बेंच ने तो अज खुद तारीख तब्दील कर दी है। उन्होंने तो अज खुद तारीफ अपनी तारीख जो थी वो उसको दे के उसके अंदर इजाफा कर दिया है। उसकी मजबूरियां उन्होंने काउंट की हैं, लेकिन दे हैव ऑलरेडी डन इट। उन्होंने खुद तारीख तब्दील कर दी है। अच्छा, दैट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज देखें, तारीख देने का इख्तियार तो बेशक के बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन जब एक दफा तारीख दे दी गई हो और किसी वजह से उसको डिले किया गया हो और फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास आए, तो जाहिर है सारे नुकात और हकायक जो है वो रखते हुए अगर वो देखते हैं कि 2 हफ्तों की तोसी जो है वो हुई है या डिले हुआ है बिकॉज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट दे आर नाउ सेटिंग असाइड, तो उसी 2 हफ्ते अगर वो स्केड्यूल को आगे बढ़ा दें या तारीख को आगे बढ़ा दें, तो ये उनके डेट देने के मुतरादिफ इससे कम ज्यादा ये होगा कि जो दी हुई डेट थी उसको उन्होंने अंडर द सर्कमस्टांसेस जो है इंटरप्रेट करके नए सर्कमस्टांसेस में आगे कर दिया है। तो मैं लेकिन वही सर्कमस्टेंसेस को साइट करके इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मैं इंतखाबात नहीं करवा सकता। तो जो मामलात सुप्रीम कोर्ट ने कि जज साहिबान ने अपने लिए कंपल्शन बना के तारीख को तब्दील किया है, उसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन ये की कि मैं इन वजूहात की बुनियाद पर इंतखाबात नहीं करवा सकता और डेट उन्होंने सेट कर दी। लेकिन फर्स्ट गेट जी वो रिव्यू में ये नुक्ता, लेकिन रिव्यू का मसला ये है कि आपको मानना पड़ेगा ये फैसला एग्जिस्ट करता है। खुद से ना नहीं कर सकते, रिव्यू में चेंज कराएं यही नुक्ता या यही दलील लेके, या फिर अपील आ जाती है कानून साजी के बाद तो अपील में ये नुक्ता लें, चेंज करवाएं यही कह के, अगर उनकी बात मान ली जाती है तो ठीक है। लेकिन खुद से नहीं कोई कह सकता कि जजमेंट जो है वो मैं नहीं मानूंगा। आपको जजमेंट अगर गलत है तो आप एवेन्यूज इस्तेमाल करें और उसको फिर तब्दील करवाएं। मोइज़, अगर मैं आपसे इलेक्शन कमीशन की बात कर लूँ, हैरान कुन बात यह है कि जो इसमें सबसे बड़ा और अहम तरीन इदारा है जिसकी इख्तियारात की इंक्रोचमेंट की बात हो रही है, जिसके इख्तियारात को कनरानी साहब के मुताबिक यूसर्व किया जा रहा है, वो इलेक्शन कमीशन है। तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर ये स्टैंड ले सकते हैं जी कि ये जजमेंट का इतलाक मुझ पे नहीं होता क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे इख्तियारात ये हैं, इसको आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते? नहीं जी, आई एम सॉरी, मैं इस रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से एग्री नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा जरूर है, उसको आइन की प्रोटेक्शन एग्जीक्यूटिव से बचाने के लिए दी गई है, अपने आप एक शुतर बेमहार बनाने के लिए नहीं दी गई। और अगर वो अपना आईनी फर्ज ही पूरा नहीं कर पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल आर्बिटर है इस बात का कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है या नहीं। दूसरी बात यह कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने इफ्तिखार चौधरी को अपने इंतजामी उमूर के अंदर दखल की वजह से कहा था और बिल्कुल सही कहा था, लेकिन यहाँ इंतजामी उमूर में दखल नहीं है। यहाँ पे बाकायदा जो एक्चुअल ग्रांड नॉर्म जो वजूह हयात है इलेक्शन कमीशन का, वही वो करने से कासिर है और उसकी जो उज़र दे रहा है वो उज़र सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिए हैं। अगर आप सर एक बात अगर मैं क्लियर कर दूं, इलेक्शन कमीशन का 1 से लेकर 11 तक स्टेप्स थे इलेक्शन शेड्यूल में। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि 1 से 4 तक तो पूरे हुए, लेकिन जो 5वां स्टेप था वहां पर इलेक्शन ने गलती करके ये डिले कॉज कर दी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने डेट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वही इलेक्शन शेड्यूल का स्टेप नंबर 6 से लेकर नंबर 11 तक के अंदर 12 दिन की तौसी कर दी है जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया था, और ऐलान ये किया है कि ये शेड्यूल नाउ स्टैंड्स मॉडिफाइड क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक गलत फहमी का शिकार था फॉर दीस 12 डेज। यानी कि लेकिन इजरा कर दिया ना, वो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का इजरा कर दिया। देखे, मॉडिफाई करके किया, बसद एहतराम शेड्यूल का इजरा कर दिया।
उनके पास अथॉरिटी नहीं है शेड्यूल का इजरा करने की। सर with respect तलत साहब, I see where you are coming from, लेकिन जब एक इदारे ने एक मौका दिया गया हो उसको ऑटोनोमसली एक्ट करने का और मिनिमम डिविएशन का कहा हो और उसने 6 महीने के एक्सक्यूज निकाल के देर कर दी हो, तो फिर मेरे ख्याल से बनता है कि शेड्यूल जो क्या हो उसकी मॉडिफिकेशन का उसको कहा जाए और मॉडिफिकेशन के जो 12 दिन है वो भी उसको ज़र्ब और ऐड करके दे दिए जाएं। मेरे ख्याल से इसमें इतनी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ठीक है, वकला भी आपसे कई एग्री करेंगे कि ये ओवर रीच है, जिस तरह के कई वकला इस बात से भी एग्री करेंगे कि पैसे इतने दें और यूं दें और वो दें कहना भी कोर्ट की तरफ से ओवर रीच है। इसमें आपको कई वकील मिलेंगे जो आपकी इस बात से हिमायती होंगे। देखें, मुझे ये मिनिमम डिविएशन जो है, ज़रा मैं तो कानून का एक ऐसा तालिब इल्म हूँ जिसकी अकल और समझबूझ जो है वो आप जैसे दानिशवरों से, और हकीकत में मैं कह रहा हूँ उनकी तौजीहात पर मबनी होती है, उनकी जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उन पर मबनी होती है। लेकिन आज मैं मोटरवे पे आ रहा था तो मेरा चलान हो गया, तो मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने कहा जी कि 120 की स्पीड थी तो आप पता नहीं 127 पर आ रहे थे, तो मैं उनको कहने लगा था ये माइनर डिविएशन है भाई, इस माइनर डिविएशन को आप एक्सेप्ट कर लिए, जब मैं 148 पे जाऊंगा तो फिर आप मेरा चलान कीजिए। तो मुझे ये समझ नहीं आती व्हाट इज दिस माइनर डिविएशन दैट इज एक्सेप्टेबल इन द लॉ एंड व्हाट इज दिस मेजर डिविएशन। बट लेट मी गो टू किनरानी साहब ऑन दिस। लेकिन ज़ाहिर है मैंने जी भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ आपकी यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि आपको बिल्कुल समझ आ गई है डी मिनिमस और मिनिमम। सर मतलब आप ये माइनर डिविएशन के बजाय अगर जहाज उड़ा नहीं, जिसने मेरा चलान किया उसको समझ नहीं आई ना जी, उसने कहा जी आपने 120 से ऊपर नहीं जाना था भाई, 121 के ऊपर भी चलान है, 148 पर भी चलान है, 128 पर भी चलान है, उसने सही इंटरप्रिटेशन की। तो मैं जरा किनरानी साहब के पास जाना चाहूँगा। किनरानी साहब मुझे आप मुख्तसर बताइएगा आपकी नज़र में, वो तो मेरे ख्याल में एक और कैंडिडेट है हमारे पास जिसका नाम मैं अभी आपको थोड़ी देर में देता हूँ। ज़रा किनरानी साहब आप बताइएगा कि आपकी नज़र में हुकूमत इस फैसले के बाद कि उन्होंने इस फैसले को नहीं मानना, उसके पास वाज़े ऑप्शन क्या है? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अब हमें ये क्रिश्चियनिटी वाली बात जो है ख़त्म कर देनी चाहिए, आजिज़ी वाली, कि एक जो है थप्पड़ कोई आपको मारे एक गाल पर, आप उसको दूसरा गाल पेश कर दें। जैसे मेरे दोनों दोस्त फरमा रहे हैं, मैं उसके हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंट को एसेट करना चाहिए, जो आइन के प्रोविजन से मैं आपको अभी मजीद भी बताता हूँ, उसके अंदर एसेट करके मैक्सिमम जो है स्टैंड लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बता देना चाहिए कि हमारी पॉलिसी ये है। अब आप जो मैं तजवीज़ दे रहा हूँ वो ये सिर्फ तकरीर नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखें आइन ने कई रास्ते दिए, जब आपके सामने मसाइल आ जाएं तो आप हर चीज़ को गौर कर सकते हैं। जब आप कहते हैं ना माइनर और मेजर डेविएशन, आप मुझे बताएं 63A को पढ़ें, मेरे दोनों पैनलिस्ट से भी पढ़वाएं, कहाँ लिखा हुआ है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी या डिफेक्शन होगा मेंबर का, मगर उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हक किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट को। उसको भी हमने कबूल कर लिया। जिन 25 मेंबरान के अपीलें पड़ी हुई थी, अपील राइट है, आर्टिकल 10A कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर एक का जज को भी इफेक्ट होगा, ड्यू प्रोसेस होगा। वो फंडामेंटल राइट खत्म करके वो केस दबा के बैठ गए जब तक नए इलेक्शन हो गए पंजाब में और नई असम्बली बन गई और वो जीत गए, और आप कहते जी वो तो इन्फ्रेक्चुअस होगा। एक को बंद करके इन्फ्रेक्चुअस कराया। मैं कहता हूँ इतने बड़े जराइम हैं, इन जराइम के बाद आपने दूसरा गाल अब इधर भी अगर आपने पेश कर दिया, पर बेहतर है पार्लियामेंट को बंद कर दें, फौज को भी बंद कर दें, आप खजाने को भी बंद कर दें और अदलिया के हवाले कर दें, मुल्क वो चलाए। मैं समझता हूं बेहतर यही है। आई हैव टू लीव इट देयर। ये इतनी दिलचस्प डिबेट है कि मैं मोइज वहीद और किनरानी साहब आपसे सिर्फ माजरत कर सकता हूं कि माय टाइम हैज रन आउट। सर माय टाइम हैज रन आउट अनफॉर्चुनेटली। मैं माइनर डिविएशन नहीं कर सकता, वो मेरे एड्स कट जाएंगे। मेरे पास ये बिल्कुल आई हैव टू ड्रॉप द गिलोटिन हियर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था कि मैं आपको जो मुमकिन इलेक्शन कमिश्नर है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, उनका नाम तजवीज़ करता हूँ। ज़ल्मे खलील ज़ाद साहब को लगा देना चाहिए, उनको पाकिस्तान के इंतखाबात में बहुत दिलचस्पी है।